माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सौरभ भारद्वाज जी चर्चा का उत्तर देंगे। देख जी, मुझे बड़ी खुशी है कि दिलीप भाई ने चर्चा के अंदर पुराने मीटिंग्स का जिक्र किया और इन बोर्ड की मीटिंग्स को किसी ने पढ़ा। ये बड़ी ज़रूरी बात है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि दिलीप भाई ने इस मीटिंग के नोट्स को पढ़ा और इसके बारे में चर्चा की। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा काफ़ी अर्बन विधानसभा है, ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी मेरे यहाँ नहीं है, मगर जब से मेरे पास ये डूसिप का विभाग आया है तब से इस विषय के ऊपर कई बार चर्चा विभाग में हुई और मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ी को देखने का पर्सपेक्टिव जिसके पास आधी नॉलेज है, आधा ज्ञान है, उसका अलग है। जिसने पूरी प्रॉब्लम समझी है उनका अलग है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों में जहां के जजेस जाहिर सी बात है झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है कि वो झुग्गी झोपड़ी वालों के वोट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखा कि अगर दिल्ली शहर बसा, आपने कोठियां बसा दी ग्रेटर कैलाश की, साउथ एक्स की, उन कोठियों में काम करने वाली आया, धोबी, ड्राइवर, ये सब कहां रहेंगे? कोठियों में रहेंगे। कोठियों में तो कोई व्यवस्था नहीं की। आपने इस श्रेणी के लोगों की रहने की व्यवस्था एक शहर को बसाते वक्त करी ही नहीं। इसीलिए ये गरीब लोग अलग अलग जगह जे क्लस्टर्स के रूप में रहने लगे। कौन रहना चाहता है जे क्लस्टर के? कोई नहीं। जानवरों जैसे हालात होते हैं उसके अंदर। जब सरकार आई, अब ये भी कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि भाई पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी वालों ने इन जे क्लस्टर को बसाया। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून में बहुत स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष जी, जब 2015 में फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, उससे पहले तो 49 दिन की हमारी सरकार थी, कट ऑफ डेट 2006 की है। 1 जनवरी 2006 से पहले बसी हुई जे क्लस्टर्स बस्तियां और 1 जनवरी 2015 से पहले आए हुए वो लोग जो इन बस्तियों में आए, तो हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं है। हमारी सरकार बनी फरवरी में, हमने कट ऑफ डेट रखी है 1 जनवरी 2015। उन लोगों को प्रोटेक्शन डूसिप के एक्ट में प्रोवाइड की और ये प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड की और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ है इस पॉलिसी का कि ये बस्तियां प्रोटेक्टेड हैं। और अब तक इतने वर्षों तक कोई भी सरकार आई वो इसको प्रोटेक्टेड मानती थी। पिछले 1.5-2 सालों में ऐसा क्या हुआ है अध्यक्ष जी कि मैं आपको एक नहीं दर्जनों जगहों के बारे में बताऊं कि यहां पे दिन रात डिमोलिशन किए गए। तुगलकाबाद, मेहरौली, जामिया नगर, जाकिर नगर, यमुना पुश्ता, पंजाबी बाग, मयूर विहार, प्रगति मैदान, बेला एस्टेट, धौला कुआं, प्रियंका गांधी कैंप, जहांगीरपुरी, शांतिवन, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, विजय घाट, गोविंदपुरी, कालकाजी, ग्यासपुर, सुभाष कैंप, बदरपुर, वसंत कुंज और जाने कहां कहां लगातार पिछले 1.5-2 सालों से डिमोलिशन हो रहे हैं। मैंने लिखित में कहा है कि भाई डिमोलिशन किसकी अथॉरिटी से हो रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट। जब मैं नया आया तो घोसिया कॉलोनी है मेहरौली में, वहां के डिमोलिशन के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी कि भाई यहां डिमोलिशन हो रहा है। पता चला तो वो 82 कॉलोनियों की लिस्ट है जो डूसिब ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी कि ये कॉलोनियां भी जे क्लस्टर्स प्रोटेक्टेड हैं।
उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी। डूसिब के वकीलों ने कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पे कहा है कि ये 82 कॉलोनियां जो हैं ये हमारी वेबसाइट पे हैं, इनको भी प्रोटेक्शन है। क्या बदला पिछले साल कि अचानक डूसिब के वकील ने हलफनामे में कहा कि जी ये कॉलोनियां कैसे आई हमें पता ही नहीं, अचानक वेबसाइट से इन कॉलोनियों को क्यों हटा लिया गया, किसके निर्देश पे हटा लिया गया। मैंने पूछा उस वक्त की डूसिब की सीईओ गरिमा गुप्ता से, लिखित में पूछा ये 82 कॉलोनियों को कैसे हटा लिया आपने वेबसाइट से। सर पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो है इसके पीछे। और अध्यक्ष जी, जब हम कॉलोनियों की डिमोलिशन की बात करते हैं, मोटे तौर पे मैं मीडिया के दोस्तों को बधाई दूंगा, पहली बार वर्षों बाद कल मीडिया के लोगों ने जो डिमोलिशन डीडीए ने किया उसको बढ़ चढ़ के टीवी पे उठाया, पहली बार उठाया और बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उन सबको, टीवी मीडिया को भी, अखबारों को भी, जिन्होंने इस बात को उठाया कि जो लोग अपनी जान को बाजी लगाकर उत्तराखंड में सिलक्यारा में जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाया, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, अपनी बाजी लगा के उन्होंने उनको बचाया, उसको तब तो सब लोग हीरो कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले घर जा जाके फोटो खिंचा रहे थे, उनको कह रहे थे नेशनल हीरो हैं। आपने, डीडीए ने, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, जो एलजी साहब के डायरेक्ट अधीन आती है, उसने उस आदमी के घर को बिल्डोजर से ढा दिया। ऐसे ये देखिए, ये डीडीए की सच्चाई है। अब क्योंकि ये मामला अखबार में आ गया, मीडिया में आ गया, तो एक वकील हसन को तो एलजी साहब ने कह दिया मैं तुम्हें मकान दे दूंगा। बाकियों का क्या हो गया अध्यक्ष जी? तुगलकाबाद के अंदर आपने 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से, इस हाउस से जानना चाहूंगा, वो परिवार हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, जवान बच्चे हैं, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे उनके जाते हैं, जवान बेटियां हैं। आप अध्यक्ष जी ये कल्पना कीजिए, बरसात थी उस दिन जब ये तुगलकाबाद के अंदर डिमोलिशन किया, बारिश हो रही थी, ठंड थी, बारिश का मौसम था। जब सुंदर नर्सरी के पास डिमोलिशन हुआ तो ठंड भी थी, इसके अंदर डिमोलिशन कर दिया गया। अध्यक्ष जी आप कल्पना कीजिए, लाखों लोगों के ऊपर से सर के ऊपर से आपने छत के ऊपर बुलडोजर फेर दिया, बरसात हो रही है, आपका घर का सामान तहस नहस पड़ा हुआ है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ ले जाओगे अपने बच्चों को, इस शहर में कहाँ ले जाओगे? सोचिए, छोटी छोटी बात के लिए इतना हल्ला होता है इस देश के अंदर। आपने 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अभी सुंदर नर्सरी के बारे में इन्होंने बताया, प्रवीण भाई ने, भरी ठंड में अध्यक्ष जी, ठंड के अंदर हमारे डूसिब के वकील ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हमारे डूसिब के वकील ने, सरकारी वकील ने, जिनका नाम परमिंदर चौहान है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये विधानसभा के रिकॉर्ड में आए। कभी अगर कानून का पहिया चलेगा, कभी कानून के हाथ इन वकीलों की गर्दन तक पहुंचेंगे तो इस रिकॉर्ड में रहेगा। डूसिब के स्टैंडिंग काउंसिल परमिंदर चौहान ने हाई कोर्ट के अंदर झूठा हलफनामा दिया, पर्जरी की उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि ये जो प्रवीण कुमार जी के यहाँ सुंदर नगरी वाली जो बस्ती है वो 675 की लिस्ट में नहीं है, जबकि अध्यक्ष जी वो लिस्ट में थी। मैंने फाइल देखी है, आज भी वो वेबसाइट पे उसका नाम डला हुआ है। फाइल पे डूसिब ने लिखा है एफिडेविट के लिए कि ये बस्ती 675 बस्तियों की लिस्ट में है, और उसी फाइल पे परमिंदर चौहान ने जो एफिडेविट बनाया उसके अंदर उसने वो लाइन गायब कर दी। उसको बेस बना के हाई कोर्ट ने 2019 में ऑर्डर कर दिए कि ये बस्ती इलीगल है, इसको डिमोलिशन कर दीजिए। 2019 में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्ती के गरीब लोगों ने कहा कि चलो मामला टल गया। अभी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले 2023 में कुछ लोग जो है हाई कोर्ट में चले गए कि कंटेम्प्ट है।
कंटेम्प्ट में फिर से वो परमिंदर चौहान जो है डूसिब की तरफ से पेश हो गए। मैंने अपने हाथ से लिखा कि नहीं, परमिंदर चौहान पेश नहीं होंगे, वो कैसे पेश हो सकते हैं। हमने अपनी तरफ से संतोष त्रिपाठी को खड़ा किया। संतोष त्रिपाठी मेरी तरफ से खड़े हुए हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा मिलॉर्ड, ये झूठा बयान यहां पे दिया गया है, ये गलत ऑर्डर हो गया है। कोर्ट ने कहा अब तो कंटेम्प्ट में आए हैं आप लोग, मैं तो पुराने जज साहब ने जो ऑर्डर दे दिया, मैं तो सिर्फ उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए बैठा हूं, मैं मेरिट में नहीं जा सकता। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसको तो करना पड़ेगा, मगर देखिए उन जज साहब के दिल में थोड़ी सी मानवता थी। हमारे वकील ने कहा साहब पॉल्यूशन है, ग्रैब की बंदिशें हैं, कम से कम जब तक ग्रैब लागू है तब तक की मोहलत दे दो। हमारे वकील ने सोचा ग्रैब की मोहलत मिल जाएगी, इतनी देर में हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात रखेंगे कि हमारा वकील झूठा है, हमारे वकील ने हलफनामे पे झूठ बोला, पर्जरी की। सुप्रीम कोर्ट के तो दिल में दया आएगी, हजारों बच्चों का सवाल है। हमारे आदमी ने कहा कि चलिए, संतोष त्रिपाठी जी ने ग्रैब के नाम पे मोहलत मांगी, कोर्ट का दिल पसीजा, कोर्ट ने कहा ठीक है ग्रैब की मोहलत है। अब आप देखिए कि बेशर्मी देखिए केंद्र सरकार की, और मुझे लगता है कि बद्दुआ लगेंगी उन सब लोगों को, उनके बच्चों की। इनकी बेशर्मी देखिए, ग्रैब के अंदर CAQM ने स्पेशल परमिशन दी, आज तक दिए इन्होंने किसी को परमिशन। इन्होंने एक झुग्गी बस्ती को उजाड़ने के लिए ग्रैब के CAQM ने स्पेशल परमिशन दी कि ग्रैब लागू है तो है, इस बस्ती को डिमोलिश कर दो, और उसको रात मतलब 2 घंटे के अंदर उन्होंने पूरी बस्ती तहस नहस कर दी। ये बेशर्मी है। और अध्यक्ष जी, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है इस शहर के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही है। मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, मैंने लिखित में दिया, ये क्वेश्चन लगा था विधानसभा के अंदर, हमारी बहन भावना गौड़ ने लगाया था कि क्या ये सच है डूसिब के वकील ने अदालत में झूठ बोला। तो ये जवाब मेरे पास जब आया, क्योंकि मैं इस प्रोसेस के अंदर रहा हूं, इस विधानसभा के अंदर मंत्री के तौर पे मेरे पास इसका जवाब आया, तो इसका जवाब गोलमोल आया कि ना हाँ में ना में। मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे जो है असेंबली के अंदर जवाब देना है और फैक्चुअल जवाब देना है, इसको सही करके लेके आओ। और आपके नाम का मैंने उनको थोड़ा डर दिखाया असेंबली का, मैंने कहा देख लो असेंबली के अंदर प्रिविलेज हो जाएगी। तो जब इस असेंबली के, मेरे से नहीं डरते, असेंबली से डरते, तो इस असेंबली के डर में फिर जो है ये मामला वापस गया डिपार्टमेंट में। फिर उन्होंने लिखित में दिया कि हाँ ये बात सच है, ये बस्ती लिस्टेड क्लस्टर थी, डूसिब ने कहा था लिस्टेड क्लस्टर है, वकील ने एफिडेविट में झूठ बोला। तो फिर मैंने उस फाइल पे दोबारा लिखा, मैंने जब वकील ने झूठ बोला तो तुमने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, कार्रवाई बताओ। फिर फाइल गई, अगले दिन सुबह 11 बजे यहां पे आए तो बोला कि साहब हमने वकील को शो कॉज नोटिस दे दिया। अब शो कॉज नोटिस के बाद क्या किया उन्होंने मुझे नहीं मालूम, मैं ये लिख के दे चुका हूं डूसिब को कि जो वकील ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल चुका है और हजारों लोगों को बेघर कर चुका है, इस वकील को हटाओ। उस वकील को नहीं हटाया जा रहा, पता नहीं इनका चाचा लगता, ताऊ लगता, क्या लगता है, क्यों नहीं हटाया जा रहा। अध्यक्ष जी इस बात को समझिए, क्योंकि पूरा षड्यंत्र जो है वो ये है कि किसी तरीके से इस शहर से जितने भी गरीब लोग हैं उनको जो है बर्बाद करके भगा दिया। ये षड्यंत्र चल रहा है इस शहर में, जिस शहर में जहां पे लोग जो है एम्स के सामने ब्रेड बांट के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, इस शहर में जहां पे रामनवमी के दिन लोग भंडारा करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, उस शहर में आज गरीब लोगों को इस तरीके से बेघर करके बर्बाद किया जा रहा है। और एक दो नहीं, लाखों लोगों को पिछले 1.5 साल के अंदर जो है इस तरीके से अध्यक्ष जी बर्बाद किया गया है। मैं और भी कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यमुना पुश्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज है नहीं, ये एक एक नाइट शेल्टर के लिए रोना रोते हैं कि इस नाइट शेल्टर के अंदर ये खराब हो गया, इस नाइट शेल्टर के अंदर ऐसा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यमुना पुश्ते पे नाइट शेल्टर बना रखे थे अध्यक्ष जी। पिछले साल इन्होंने वो नाइट शेल्टर तोड़ दिए। ये खबर मेरे तक आई, मैंने सीओ से लिखित में पूछा कि ये नाइट शेल्टर कैसे तोड़े जा रहे हैं।
उन्होंने मुझे बोला, और एलजी सुनते हैं तो सुन लें, उन्होंने मुझे बोला, अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इस हाउस के सामने, उन्होंने बोला कि एलजी साहब की डायरेक्शन है इसलिए नाइट शेल्टर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनको लिखित में कहा, आप मुझे लिखित में ऑर्डर दीजिए, किसके ऑर्डर पे नाइट शेल्टर तोड़े जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। वो खत मेरे पास हैं, सारी मेरे पास रिटर्न जो है, मैंने जो इनसे वो करी है कॉरेस्पॉन्डेंस सारी है। मैंने कहा कि अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि उनको हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शन है। ये हायर अथॉरिटीज कौन है? ना मैं हूं ना मुख्यमंत्री है। किसकी डायरेक्शन पे? कोई जवाब नहीं आया। वो नाइट शेल्टर के लिए कोई एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुई, 8 शेल्टर टूट चुके थे, 5 बच गए थे, इसलिए 5 रुक गए, 8 डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और जो 5 बच गए अध्यक्ष जी, इनको भी इस साल सर्दियों की शुरुआत में, 2023 की शुरुआत में, नवंबर या दिसंबर में इनको भी लॉक कर दिया गया। और जब ये मेरे पास खबर आई तो मैंने दोबारा पूछा, भाई इनको किसके कहने पे आपने लॉक कर दिया? अखबार के अंदर छपाए तो उनको खोल तो दिया गया, मगर यह नहीं बताया गया कि यह किसके कहने पे किया जा रहा है। मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पहले भी जो नाइट शेल्टर डिमोलिश हुए हैं वो एलजी साहब के डायरेक्शंस पे हुए, तो एलजी साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने प्रेस रिलीज दिया कि जो मंत्री है झूठ बोल रहा है। भैया मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं मान लेता हूं, चलो एलजी साहब सुनते हैं मेरा भाषण, मुझे पता है, इसलिए मैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात। सौरभ भारद्वाज झूठा है। जिस सीईओ ने वो नाइट शेल्टर डिस्ट्रॉय किया, आप उसको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे? मैं तो लिखित में दे चुका हूं, आप करो उसको सस्पेंड। गरिमा गुप्ता उस वक्त सीईओ डूसिब होती थी, उन्होंने उस वक्त नाइट शेल्टर डिस्ट्रॉय किए। सौरभ भारद्वाज कह रहा है कि गरिमा गुप्ता ने कहा कि एलजी साहब ने कहे थे इसलिए डिमोलिश हुए। मैंने कहा नहीं, मैंने लिखित में कहा कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना था। तो अगर उस अफसर ने किसी के बिना डायरेक्शन के नाइट शेल्टर डिस्ट्रॉय कर दिए तो एलजी साहब उसको क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे? मुझे बताएं, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही? भाई या तो वो मेरी बात मान रही है या वो एलजी साहब की बात मान रही है। मैं लिखित में कह रहा हूं कि वो मेरी बात नहीं मान रही, इसका मतलब एलजी साहब की बात मान रही है ना, उनका संरक्षण है ना, साफ साफ बात है। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर अध्यक्ष जी मौखिक आदेश देके जनता को का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको दुखी किया जा रहा है। और पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, बहुत लोग मर गए होंगे अध्यक्ष जी। आप सोचो, लाखों लोगों को आप बेघर कर रहे हो, किसी के अगर कोई बुजुर्ग है, किसी के अगर कोई बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा उनका, मगर कोई सोचने वाला ही नहीं है इस देश के अंदर, कोई समझने वाला ही नहीं। और मैं हैरान हूं ऐसे अफसरों को, अरे इस्तीफा दे दो। आप कैसे ऐसे इलीगल और आप पूरी इंसानियत के खिलाफ आप ऐसे काम कर कैसे सकते हैं? और अफसर कर रहे हैं। भाई ऐसा क्या डर है तुम्हें? फांसी दे देगा एलजी, क्या हो जाएगा? आप गरीब लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, आप जो बेचारे मरीज हैं उनको आप दवाई नहीं देने दे रहे, लोगों के आपने टेस्ट बंद कर दिए, अस्पतालों में आपने ऑपरेशन बंद कर दिए। आप क्या करके मानोगे? मतलब हद हो रखी है अध्यक्ष जी, कोई कहने वाला ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरे इस भाषण से कुछ नहीं होगा, मगर कभी ना कभी तो ये भाषण जो आपके यहां डॉक्यूमेंट होंगे, कभी तो कोई इन्हें पढ़ेगा, कभी तो ताकत जनता के हाथ में वापस आएगी। और इन अफसरों ने, जिन्होंने भी एलजी की डायरेक्शन पे ये सारे काले कारनामे किए, इनको सजा मिलेगी। इसलिए मैं बात ये कह रहा हूं ताकि ये सारी की सारी चीज रिकॉर्ड पे रहे कि ये सब यहां पे हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद।